और रेबीज। तो सबसे पहले ट्रैकोमा पढ़ेंगे। ट्रैकोमा क्या है? क्रोनिक इन्फेक्शस डिजीज है कार्निया और कंजक्टाइवा की। किससे होती है? ट्रैकोमा इज ए क्रोनिक इन्फेक्शस डिजीज ऑफ कार्निया एंड कंजक्टाइवा। So Chlamydia trachomatis. यस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। अब इसके मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं क्लेमाइडिया के। मोस्ट कॉमन एज ग्रुप इसमें कौन सा इन्वॉल्व होता है? मोस्ट कॉमन एज ग्रुप जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो 2 to 5 ईयर्स का एज ग्रुप होता है। बच्चों की ये बीमारी खास तौर से, और स्पेशली जब हम चिल्ड्रन की बात करते हैं तो बोथ सेक्सेस आर इक्वली इन्वॉल्व, मतलब दोनों जेंडर्स में कॉमन है इस डिजीज का इंसिडेंस। लेकिन जब हम ओल्डर एज की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि फीमेल्स आर मोर प्रोन टू ट्रैकोमा देन मेल्स। क्यों? क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उनका बच्चों से अटैचमेंट ज़्यादा होता है। बेसिक जो ये डिजीज है वो है चिल्ड्रंस की। चिल्ड्रन में तो जो इंसिडेंस है दोनों जेंडर्स में कॉमन है, 2 to 5 ईयर्स का एज ग्रुप होता है मोस्ट कॉमन। क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस से ये डिजीज होती है, खास तौर से कार्निया एंड कंजंक्टाइवा को ये अफेक्ट करती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 12 डेज, 5 से 12 दिनों का इसका इंक्यूबेशन पीरियड बताएगा। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की जब हम बात करते हैं तो इसका दो मोड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत कॉमन है। अब देख रहे हैं ना, जो डिस्चार्ज खासतौर से अगर कंजक्टाइवा की बात हो रही है, कार्निया, आंखों की कोई भी बीमारी ज़्यादातर जो होता है वो आंखों के डिस्चार्ज से ही फैलती है। डायरेक्ट कांटेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो उस एक्युलर डिस्चार्ज का किसी फोमाइट से, या डायरेक्ट हो जाए। एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो विथ ऑकुलर डिस्चार्ज। इनडायरेक्ट की बात जब हम करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन में, तो इनडायरेक्ट में क्या, फोमाइट जिसको हम कहते हैं। फोमाइट्स क्या है? अटेंसिल्स हैं, बेडशीट्स हैं, या कोई भी खिलौना है, उस पे अगर मान लीजिए जो ऑकुलर डिस्चार्ज है, आंखों का जो डिस्चार्ज है वो लगा हुआ है और उससे अगर वो फैल रहा है, दैट इज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसके अलावा जो फ्लाइज होती हैं, कुछ जो फ्लाइज होती हैं ना, मक्खियाँ, जो आंखों पे बैठती हैं, मान लीजिए इन्फेक्टेड बच्चा था, उसकी आंख पे बैठी, उसके बाद किसी नए के उस पे जाके बैठ गई, तो ऐसे फ्लाइज भी फैलाती हैं इसको। लेकिन मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो यही डायरेक्ट कांटेक्ट है। अब इसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होगा? एक तो डायरेक्ट सनलाइट है, डस्ट है, धूल, स्मोक एंड इरिटेंट्स। इरिटेंट्स में खास तौर से काजल और सुरमा की बात की जाती है कि इनके जरिए जो है ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हो गए इस डिजीज के। मोस्ट कॉमनली 2 to 5 ईयर्स का एज ग्रुप है, बच्चों की डिजीज है, बोथ सेक्सेस या बोथ जेंडर्स आर इक्वली अफेक्टेड। लेकिन ओल्डर एज ग्रुप में फीमेल्स में इस डिजीज का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा? रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन में जो चिल्ड्रन, जो एक्टिव डिजीज है, बच्चों जो एक्टिव इन्फेक्शन जिनमें है, चिल्ड्रंस विद एक्टिव डिजीज, वही इसके रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। इसके अलावा क्रोनिकली इन्फेक्टेड ओल्डर चिल्ड्रन या एडल्ट्स हैं वो भी हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन अगर रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन की बात की जाए तो दोज चिल्ड्रन विच हु हैव एक्टिव डिजीज, जिनके अंदर डिजीज सेट है, ट्रैकोमा हो चुका है, वही इसके रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन है। अच्छा, रिजर्वायर क्या होता है? तो जो फैला देंगे, मतलब जिनके थ्रू से इन्फेक्शन फैलेगा। अच्छा, मान लीजिए रिजर्वायर है। रिजर्वायर हम ऐसे उसको कहते हैं, चाहे कोई भी पर्सन हो या कोई एनिमल हो, जो भी रिजर्वायर है, जो भी उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन तो होता है, लेकिन उसके अंदर डिजीज का साइन एंड सिम्टम्स नहीं होता। ये होता है रिजर्वायर। उसके अंदर जो होस्ट है, मान लीजिए होस्ट का रिजर्वायर जो है, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो पॉजिटिव एजेंट है,
वो उसके अंदर मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन उसके अंदर एक्टिव डिजीज सेट नहीं होती, डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स कभी नहीं मिलेंगे, उसको हम कहते हैं रिजर्वायर। और इसका जो रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन होगा वो चिल्ड्रन होंगे जिनके अंदर ऑलरेडी डिजीज सेट हो चुकी है, वही फैलाएंगे इसको, उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब इसकी डायग्नोसिस, ट्राइकोमा की देखिए जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उसी से डायग्नोसिस बनाते हैं। जो अपर टार्सल कंजक्टाइवा उसके ऊपर फॉलिकल्स आ जाते हैं। इसके अलावा हर्बर्ट पिट्स एक चीज होती है, कार्निया के जस्ट अपोजिट यहाँ पे छोटे छोटे पैचेस टाइप के बन जाते हैं, इनको हर्बर्ट पिट कहा जाता है। अगर हम इस तरीके से बात करें तो जो ये कार्निया इसी के जस्ट ऊपर की तरफ ना वाइट वाइट पैची वो बन जाते हैं आफ्टर कुछ दिनों के बाद। फिर इनको इन्हीं को हर्बर्ट पिट कहा जाता है, या इन्हीं के सिक्वल। सिक्वल क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन, यानी जो चीज़ बच गई, जो चीज़ रह गई, वही चीज़, इसी को हम हर्बर्ट पिट्स बोलते हैं। इसके अलावा कंजक्टाइवल स्कारिंग, कंजक्टाइवा में कोई स्कार है, मान लीजिए ट्राइकिएसिस या इंट्रोपियन। ट्राइकिएसिस और इंट्रोपियन में क्या डिफरेंस है? ट्राइकिएसिस जो होती है ना, इसमें अगर हम आई लैशेस की बात करें, मान लीजिए जो आई लैशेस होते हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। अब इन्हीं में से कुछ आई लैश अगर इनका इनवर्ड मूवमेंट हो जाए, इसको हम कहते हैं ट्राइकिएसिस, यानी आई लैशेस जो है वो अंदर की तरफ मुड़ गए। उससे क्या होगा, वो लगातार इरिटेशन पैदा करते रहेंगे आंखों में, जिससे बार बार टीयर निकलते रहेंगे लगातार, और कंजेशन हो जाएगा आंखों में, आंखें रेड हो जाएंगी। रेड आइज का एक बहुत बड़ा काज ट्राइकिएसिस भी है। इंट्रोपियन जस्ट इसी का थोड़ा सा इसी का मॉडिफाइड वर्जन है। इंट्रोपियन में जो आई लिड्स होती है, पूरी आई लिड ही अंदर की तरफ इसका वो मूवमेंट हो जाए, जो आईलिड नॉर्मली होती है हमारी, वो अंदर की तरफ उनका झुकाव हो जाए, तो वो होता है इंट्रोपियन। इसके अलावा होता है वास्कुलर पैनस। अब पैनस, किसी ने आंखों के ऊपर कुछ, किसी किसी की आंख पे आप लोगों ने देखा होगा हल्की सी सफेदी, चोट लग गई हो या कुछ हो गया हो, तो आंखों के ऊपर एक धब्बा सा आ जाता है वाइट कलर का। इनके अंदर वास्कुलराइजेशन वेसल्स भी डेवलप हो जाती हैं, इसी को पैनस कहा जाता है। अब फील्ड डायग्नोसिस हो रही, ये चार चीजें हैं, फॉलिकल्स हैं, लिम्बल फॉलिकल्स या जिसको हर्बर्ट पिट्स कहते हैं, कंजक्टाइवल स्कैरिंग लाइक ट्रैकिएसिस एंड इंट्रोपियन, एंड वास्कुलर पैनस। अब इन चारों में से एट लीस्ट दो, इन चारों में से दो का प्रेजेंट होना जरूरी है। ट्रैकोमा की डायग्नोसिस के लिए इन चारों में से दो का प्रेजेंट होना जरूरी है। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें, ट्राइकोमा का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एजिथ्रोमाइसिन 20 मिलीग्राम पर केजी है, ओरल स्टेट में देते हैं इसको, एजिथ्रोमाइसिन को। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है एजिथ्रोमाइसिन, याद रखिएगा, ट्राइकोमा की ड्रग ऑफ चॉइस एजिथ्रोमाइसिन। अब बात करते हैं जो WHO का रिकमेंडेशन है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के ट्राइकोमा के लिए। जो प्रिवेलेंस के हिसाब से इसको अलग अलग तरीके से कैटेगरी वाइज WHO ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिजीज का प्रिवेलेंस मोर देन 10% है 1 to 9 years ओल्ड चिल्ड्रन में, अगर 1 to 9 years ओल्ड चिल्ड्रन में डिजीज का प्रिवेलेंस, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात हो रही है, मोर देन 10% है, तो फिर मास ट्रीटमेंट किया जाएगा एजिथ्रोमाइसिन से। और अगर प्रिवेलेंस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 5 to 10% है, एज ग्रुप सेम है, 1 से 9 साल के बच्चों में, तो फिर टारगेटेड ट्रीटमेंट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाएगा, और जितने भी फैमिली में मेंबर्स हैं जिनको ट्रैकोमा हुआ है, उनकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सबको एजिथ्रोमाइसिन से ट्रीट किया जाएगा। टारगेटेड ट्रीटमेंट होता है अगर प्रिवेलेंस 5 to 10% का है, और प्रिवेलेंस अगर मोर देन 10% है, देन मास ट्रीटमेंट विथ एजिथ्रोमाइसिन।
और डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रिवेलेंस अगर लेस देन 5% है 1 to 9 years ओल्ड चिल्ड्रन में, तो फिर एजिथ्रोमाइसिन का डिस्ट्रीब्यूशन नेसेसरी नहीं है, बल्कि अगर किसी को है तो सिर्फ उसी को ट्रीट करना है। अब डब्ल्यूएचओ की जो नई गाइडलाइन आई, फिर से मास ट्रीटमेंट ट्रैकोमा के लिए, अगर मास ट्रीटमेंट का इंडिकेशन कब होगा ट्रैकोमा, मोर देन 10% का प्रिवेलेंस है, इस चीज़ को याद रखिएगा। मास ट्रीटमेंट की जब भी बात आएगी तो प्रिवेलेंस ऑफ ट्रैकोमा शुड बी मोर देन 10%। बच्चों में एज ग्रुप क्या होना चाहिए, लेस देन 10 ईयर्स, वही 1 to 9 years का एज ग्रुप है। तो अब यहाँ पे ट्रीटमेंट एजिथ्रोमाइसिन का चल रहा है, इसके अलावा 1% टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट देते हैं ट्वाइस इन ए डे फॉर 5 consecutive days, हर महीने में। हाँ, फॉर 5 consecutive days इन ईच मंथ, या फिर वंस इन ए डे 10 days तक देते हैं, 6 महीने तक, 10 days इन मंथ फॉर 6 consecutive month, या अगर कंटिन्यूअस देना है तो फॉर 60 days के लिए लगातार 60 दिनों तक 1% टेट्रासाइक्लिन का ऑइंटमेंट फॉर लोकल एप्लीकेशन, आंखों पे लगाने के लिए। अब इसके बाद डब्ल्यूएचओ ने इसमें एक स्ट्रेटजी निकाली थी, जैसे हम लोग ना इनिशिएटिव पढ़ लेते हैं, कुछ ना कुछ होता है ना, तो इसमें भी है। जिसको कहा गया सेफ स्ट्रेटजी, डब्ल्यूएचओ ने ये स्ट्रेटजी दी, सेफ स्ट्रेटजी। इसमें क्या है, जो सेफ है ना, SAFE, सबके अलग अलग माने हैं। एस से क्या हुआ, सर्जरी, सर्जरी किसके लिए कराएंगे, ट्राइकेसिस और इंट्रोपियान के लिए। एंटीबायोटिक यूज, अब इसमें एंटीबायोटिक ट्राइकोमा के लिए क्या है, जिथ्रोमाइसिन क्या है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। एफ से क्या होगा, फेशियल क्लीननेस, यानी चेहरे को साफ रखना है, उसको बार बार धुलना है। लास्ट में आता है इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, जो आसपास की सराउंडिंग्स हैं उसको साफ सुथरा रखना है, फ्लाइज से और दूसरी चीज़ों से, डस्ट से, स्मोक से, इनसे क्या है, बचना है हमें। नहीं, 1 मिनट, नेटवर्क इशू है, मैं ज़रा कनेक्ट करवाता हूँ फिर से। यार ये क्या हो गया। ठीक, डब्ल्यूएचओ ने जो इसमें ट्राइकोमा में दी वो सेफ स्ट्रेटजी दी थी। डब्ल्यूएचओ ने इसमें सेफ स्ट्रेटजी दी, जो ए सेफ थे, SAFE, सेफ स्ट्रेटजी, सबके अलग अलग वो थे। सर्जरी, एस से क्या हुआ, सर्जरी, ट्राइकेसिस और इंट्रोपियन के लिए थी। एंटीबायोटिक्स में एजिथ्रोमाइसिन क्या है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। एफ से फेशियल क्लीनलीनेस, एंड ई से इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, अपने आप को साफ सुथरा रखना है, हाउसिंग है उसको सही रखना है, फ्लाइज है, डस्ट है, इनसे बचना है, ये था इम्प्रूवमेंट के लिए।
तो सेफ स्ट्रेटजी, कभी अगर क्वेश्चन में आए तो इसमें दो ही तीन चीजें हैं ट्रैकोमा में। एक तो ये है कि इसके फील्ड डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो एनी टू शुड बी प्रेजेंट। और सेफ स्ट्रेटजी पूछ लिया जाता है कि किस डिजीज से रिलेटेड है सेफ स्ट्रेटजी, तो वो किसके लिए है, ट्रैकोमा के लिए है। ड्रग ऑफ चॉइस इसकी क्या है, एजिथ्रोमाइसिन। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज हमारी आती है लिशमैनियासिस। लिशमैनियासिस क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअल डिजीज काज्ड बाय पैरासाइट ऑफ जीनस लिशमैनिया। इसमें मल्टीपल जो जीनस है लिशमैनिया के, उससे जो डिजीज होती है उसको लिशमैनियासिस कहा जाता है। अब अलग अलग है, काला आजार, ओरिएंटल सोर है, म्यूकोक्यूटेनियस लिशमैनियासिस है, सब अलग अलग है इसमें। तीन तरीके के बेसिकली, और भी बहुत तरीके हैं लेकिन जो मोस्ट कॉमन है यही तीन है। विसरल लिशमैनियासिस यानी काला आजार, क्यूटेनियस लिशमैनियासिस ओरिएंटल सोर एंड म्यूकोक्यूटेनियस लिशमैनियासिस। अब इनके अलग अलग कॉजेटिव एजेंट है, अलग अलग इनके वेक्टर्स होते हैं। इसका जो मेन वेक्टर है, अगर हम बात करें वेक्टर का, तो कौन सा इसका वेक्टर है, फ्लेबोटामस। फ्लेबोटामस में भी फिर मल्टीपल टाइप्स होते हैं, तो वो अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग वेक्टर है। लेकिन मेन वेक्टर की अगर पूछे कोई, तो क्या है, सैंड फ्लाई है, कौन सी, फ्लेबोटामस। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है लिस्मेनियासिस। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। अब विसरल लिशमैनियासिस जिसको हम काला आजार कहते हैं, किससे होती है, लिशमैनिया डोनोवानी। मोस्ट कॉमन यही है, विसरल लिशमैनियासिस या काला आजार। इंडिया में ये अभी भी है। क्यूटेनियस लिशमैनियासिस यानी ओरिएंटल सोर, लिशमैनिया ट्रॉपिका, ये इसके कॉजेटिव एजेंट हैं। और म्यूकोक्यूटेनियस लिशमैनियासिस, लिशमैनिया ब्राजीलियंसिस। हाँ, ये तो इसके हो गए कॉजेटिव एजेंट्स। अब इसका वेक्टर क्या होगा, लिशमैनिया डोनोवानी जो कॉजेटिव एजेंट है काला आजार का, इसका वेक्टर होगा फ्लेबोटाइमस अर्जेंटिव्स। और क्यूटेनियस लिशमैनियासिस या ओरिएंटल सोर जिसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, लिशमैनिया ट्रॉपिका, इसका जो वेक्टर होगा वो यही फ्लेबोटामस पेपेटासी इसको कहते हैं। या एक दूसरा भी इसका वेक्टर है, वो भी फ्लेबोटामस। फ्लेबोटामस तो भाई जीनस है, सर्जेंटाई, फ्लेबोटामस सर्जेंटाई या फ्लेबोटामस पेपेटासी, ये दोनों के दोनों वेक्टर हैं किसके, क्यूटेनियस लिशमैनियासिस के। म्यूकोक्यूटेनियस लिशमैनियासिस जो बेसिकली है ना, ये इसी से रिवर्स होके बन जाती है, इन्हीं दोनों डिजीजेस से। हो सकता है कि विसरल लिशमैनियासिस जो होता है वो कन्वर्ट हो जाए म्यूकोक्यूटेनियस में, या म्यूकोक्यूटेनियस जो है वो कन्वर्ट हो जाए क्यूटेनियस लिशमैनियासिस में। तो बेसिक जो वेक्टर्स हैं दो डिजीज के लिए पूछे जाते हैं कि ओरिएंटल सोर का क्या होगा या काला आजार का क्या होगा। काला आजार का जो वेक्टर है वो फ्लेबोटाइमस अर्जेंटिव्स है, और ओरिएंटल सोर या क्यूटेनियस लिशमैनियासिस का जो वेक्टर है वो फ्लेबोटामस सर्जेंटिव्स या फ्लेबोटामस पेपेटासी। इसका रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन क्या है, डॉग्स हैं, जैकाल्स हैं, फॉक्सेस, रोडेंट्स एंड अदर मम्मल्स। यहाँ से यही जो सैंड फ्लाई है इनको बाइट करती है, फिर सैंड फ्लाई इन्फेक्ट होती है, वो जाके फिर किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन को जब वो बाइट करेगी तो फिर डिजीज वहां से ट्रांसमिट होती है। पीक एज काला आजार की इंडिया में जो है वो 5 to 9 ईयर्स, 5 से 9 साल के बच्चों में इस डिजीज का इंसिडेंस सबसे ज्यादा कॉमन है। और काला आजार ही इस वक्त इंडिया में जो है ज्यादा कॉमन है, बल्कि क्यूटेनियस और म्यूकोक्यूटेनियस के उतने केसेस नहीं है। वेक्टर क्या है, फीमेल फ्लेबोटामाइन सैंड फ्लाइज। अब ये फ्लेबोटामस की जो वेक्टर है ये फीमेल है, एक चीज याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ हमने एक जगह पढ़ा था जहां मेल और फीमेल दोनों बाइट कर रहे थे, किस डिजीज में, और प्लेग भूल गए सब लोग। प्लेग में जो मेल और फीमेल दोनों के दोनों सैंड फ्ली जो थी वो बाइट कर रही थी। बाकी हर जगह जहां हमने पढ़ा है, चाहे वो हम हेलमिंथिक इन्फेक्शन पढ़ रहे थे या कहीं भी हो रही थी, सब कौन से थे, सब फीमेल हैं, याद रखिएगा। सिर्फ प्लेग में ऐसा था जहाँ सैंड फ्ली थी, वो क्या करती, रेड फ्ली, सॉरी, वहाँ प्लेग में रेड फ्ली थी, सिनोप्सिला चियाप्सिस।
उसके मेल और फीमेल दोनों के दोनों जो थे वो बाइट करते थे। यहाँ पे फीमेल फ्लेबोटामस अर्जेंटिव्स कालाजार के लिए, फ्लेबोटामस सर्जेंटिव्स और पेपेटासी ओरिएंटल सोर या क्यूटेनियस लिशमेनियासिस के लिए, ये इसका वेक्टर है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो बाइट ऑफ फीमेल सैंड फ्लाइज, ये मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा कंटामिनेशन ऑफ बाइट वूंड, उसका अगर कंटामिनेशन हो जाए किसी और को, फिर उस वो टच हो गया वहां से फैल गया। या कभी कभी जो यही इंसेक्ट है, यही जो फ्लाई है, ये बाइट नहीं कर रही थी बल्कि बैठी हुई थी और हमने उसको क्रश कर दिया, उसको हमने क्रश, वो इन्फेक्टेड थी ऑलरेडी, हमने उसको क्या किया, मार दिया, अपनी बॉडी पे क्रश कर दिया, तो हो सकता है कि वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड थी, उससे भी डायरेक्ट कांटेक्ट का ट्रांसमिशन भी हो सकता है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकती है, रेयर है लेकिन पॉसिबल है। मोस्ट कॉमन क्या है, बाइट है, बाइट ऑफ फीमेल फ्लेबोटामाइन सैंड फ्लाइज, इनसे फैलती है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या है, 10 days to 2 years, लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड, ऑन एवरेज 1 to 4 month। अब आइए इसकी क्लिनिकल फीचर्स। तो मोस्ट कॉमन कौन सी डिजीज हमारे यहाँ, काला आजार। काला आजार के क्लिनिकल फीचर्स क्या, फीवर है, स्प्लेनोमेगेली एंड हिपैटोमेगेली, ये बहुत कॉमन पाया जाता है, काला आजार में अक्सर पूछा जाता है। अज़्म कबिद और अज़्म तिहाल काला आजार में कॉमन है। फीवर है, एनीमिया और वेट लॉस मिलेगा। इसके अलावा इसकी जो सबसे खास बात है, खास फीचर है, वो है डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ फेस, हैंड्स, फीट एंड एब्डोमेन। जो भी बॉडी के ज्यादातर जो पार्ट्स हैं उन पे क्या हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन, जिसको हम कह सकते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है स्किन का, डार्क हो जाती है, नॉर्मल जो बॉडी कलर है उससे ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। फेस है, हैंड है, फीट और एब्डोमेन, इसीलिए इसको ब्लैक सिकनेस भी तो कहा जाता है। सिर्फ इसी वजह से इस डिजीज को, काला आजार को, ब्लैक सिकनेस भी कहते हैं। इसके बाद अब काला आजार क्योर हो गई, मान लीजिए एक से 1 साल या उससे बहुत दिनों तक, 2 साल, 4 साल, 5 साल, several years, after several years of cure of काला आजार, इसके बाद फिर एक फीचर डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं पोस्ट काला आजार डर्मल लीशमैनियासिस। अब इसमें जो स्किन स्किन पे मल्टीपल लीजन्स निकल आते हैं, स्किन लीजन्स, और वो नोड्यूलर होते हैं, मल्टीपल नोड्यूलर स्किन लीजन्स। लेकिन अल्सरेशन, उन नोड्यूल्स में अल्सरेशन नहीं होता है, और उसमें जब हम अगर उसकी स्क्रैपिंग करवाएंगे तो उसमें यही जो लिशमैनिया डोनोवानी है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हाईली इन्फेक्शस होता है ये। हालांकि अपेरेंटली जो डिजीज क्योर हो जाती है, उसके बावजूद आफ्टर 1 to several years फिर से ये डेवलप हो जाती है स्किन नोड्यूल के टाइप में। और लेकिन नोड्यूल्स में अल्सरेशन नहीं होता है। हाँ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो पैरासाइट है, वो बहुत ज़्यादा, अगर नोड्यूल्स की हम स्क्रैपिंग कराएं, स्लाइड पे देखें, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाए जाते हैं। सेकंड आता है क्यूटेनियस लिशमैनियासिस। क्यूटेनियस लिशमैनियासिस क्या, स्किन पे पेनफुल अल्सर्स, खास तौर से जो बॉडी के एक्सपोज्ड पार्ट हैं, बॉडी का जो एक्सपोज पार्ट है, हैंड है, फीट है या नेक है, फेस है, यहाँ पे जो होता है पेनफुल अल्सर्स डेवलप होते हैं। खास तौर से उन जगहों पे जहाँ पे सैंड फ्लाई ने बाइट किया हुआ है, जहाँ पे सैंड फ्लाई ने बाइट किया हुआ है एक्सपोज पार्ट पे, वहाँ पे पेनफुल अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं। वो क्यूटेनियस लिशमैनियासिस की ये खास पहचान है। लास्ट में आता है म्यूको क्यूटेनियस लिशमैनियासिस। यहाँ पे भी सेम करने, क्यूटेनियस का ही एक ये मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें जो पेनफुल अल्सर्स जो डेवलप होते हैं, अल्सर्स, वो खास तौर से एंगल ऑफ द माउथ, हाँ, एंगल ऑफ द माउथ या नोज, जो मार्जिन है नोज की, या एंगल ऑफ द माउथ, यहाँ पे डेवलप होते हैं अल्सर्स। एंड मार्जिन ऑफ नोज, यहाँ पे अल्सर डेवलप होते हैं, पेनफुल होते हैं ये भी। अब जब लैब टेस्ट, ये इसके क्लिनिकल फीचर्स थे काला आजार के, ब्लैक सिकनेस काला आजार को ही कहते हैं, ये याद रखिएगा। अब जब हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस करते हैं, लेबोरेटरी के थ्रू, लैब टेस्ट में एक खास चीज इसमें मिलती है, अब पैथोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग, एलडी बॉडीज, एलडी बॉडीज
ये यही जो स्किन लीजन या अल्सर्स हैं वहीं से स्क्रैपिंग करवा के जब उसको देखा जाता है, या फिर कल्चर कराया जाए, बोन मैरो एस्पिरेट लिया जाए, स्प्लीन का एस्पिरेट लिया जाए या लिम्फ नोड्स का एस्पिरेट कराया जाए, तो वहां से जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकलता है लिशमैनिया डोनोवनी, उसी को नाम दिया गया एलडी बॉडीज। एलडी बॉडीज किस में मिलेगा? काला आजार में, ये याद रखिएगा। एलडी बॉडीज काला आजार में पाई जाती है। ये इसकी कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है। अगर हम एस्पिरेट करवा लें बोन मैरो को, लीवर को, स्किन नोड्यूल्स को या लिम्फ नोड्स को, और वहां से उसको कल्चर करवाएं, कल्चर करवाने के बाद अगर आइडेंटिफिकेशन हो गया कि हाँ ये लिशमैनिया डोनोवानी है, इसी को लिशमैनिया डोनोवानी को एलडी बॉडीज शॉर्टकट में कहा जाता है। ये इसकी कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है। इसके अलावा कुछ और टेस्ट होते हैं, लाइक अल्डिहाइड टेस्ट ऑफ नेपियर, ये नाम है, इन नामों को याद रखिएगा। अभी इसके बाद भी ये मोंटेनेग्रो टेस्ट है, RK39 लिपस्टिक टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट हैं। अल्डिहाइड टेस्ट ऑफ नेपियर, ये टाइम टेकिंग है, कंज्यूमिंग है, पर डायग्नोस्टिक नहीं है ये, बट नॉट फॉर डायग्नोसिस। टेस्ट किस लिए? सर्विलांस के लिए। सर्विलांस के लिए क्यों? क्योंकि टाइम टेकिंग है। पॉजिटिव कब होता है? आफ्टर 2 to 3 months ऑफ द डिजीज आंसर। डिजीज एक बार हो गई, उसके 2 से 3 महीने के बाद अल्डिहाइड टेस्ट ऑफ नेपियर जो है ये पॉजिटिव होता है। और क्योर होने के 6 महीने के बाद, क्योर हो गई, डिजीज से क्योर हो गए, उसके 6 महीने बाद फिर ये वापस निगेटिव हो जाता है ये टेस्ट। तो क्योंकि 2 से 3 महीने के बाद पॉजिटिव हो रहा है और क्योर होने के 6 महीने के बाद ये निगेटिव हो रहा है, तो डायग्नोस्टिक तो नहीं है, लेकिन सर्विलांस के लिए बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। सर्विलांस पे क्यों कहेंगे? सर्विलांस में हम क्या करते हैं? हम डिजीज की क्या करते हैं? स्क्रूटनी करते हैं, देखते हैं कि हाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योर हो रहा है तो कैसे हो रही। तो जाहिर सी बात है, अगर हम अल्डिहाइड टेस्ट ऑफ नेपियर को रख के सामने देखें सर्विलांस में, तो हम ये देखते हैं कि हाँ डिजीज हुई है, 2 से 3 महीने बाद पॉजिटिव हो गए। अब हमें ये भी तो देखना है कि हाँ इसका अगर ट्रीटमेंट हो रहा है तो क्या ये लोग वापस से क्योर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। क्योर होगा कैसे पता चल रहा है? क्योंकि क्योर हो गया 6 महीने के बाद ऑटोमेटिक ये टेस्ट निगेटिव हो जा रहा है, तो इससे सर्विलांस में बहुत अच्छी मदद मिलती है। डिजीज का जो आउटकम है, जो हमारा सर्विलांस मीजर जो हमने उसके कंट्रोल प्रोग्राम चलाए, उसको बताने के लिए ये बहुत अच्छा टेस्ट था। डायग्नोस्टिक नहीं है, तो सर्विलांस के लिए बहुत अच्छा टेस्ट है अल्डिहाइड टेस्ट ऑफ नेपियर। लेकिन नॉन स्पेसिफिक बहुत सारी ऐसी क्रोनिक इन्फेक्शंस हैं जिनमें अल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो अगर रिवर्स्ड है, हाँ उल्टा है, तो उनमें भी ये पॉजिटिव आ जाता है, इसलिए डायग्नोस्टिक नहीं माना जाता ये। सेकंड, अब सीरोलॉजिकल टेस्ट पे आइए। इसमें जो सबसे कॉमन टेस्ट है एलाइजा। फील्ड सर्वे हुआ या डायग्नोसिस के लिए एलाइजा किया जाता है। RK39 लिपस्टिक टेस्ट, सिर्फ नाम याद रखिएगा सबके। RK39 लिपस्टिक टेस्ट ये भी किसके लिए होता है? लीशमैनियासिस के लिए। एलाइजा अल्डिहाइड टेस्ट ऑफ नेपियर लीशमैनियासिस के लिए। डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट जिसको डैट बोलते हैं, एंड इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट आईपैट, ये सब भी इसी के सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं लीशमैनियासिस के लिए। अब एक टेस्ट आता है लीशमैनियन टेस्ट, जैसे हमने वहाँ लेप्रोमिन टेस्ट वो पढ़ा था ना, ऐसे ही यहाँ पे है लीशमैनियन टेस्ट, जिसको मोंटेनेग्रो टेस्ट भी बोलते हैं। ये बेसिकली जो है इम्यूनिटी चेक करने के लिए यूज होता है कि बॉडी इम्यून यानी एक्सपोजर हो चुका है या नहीं। अगर एक्सपोजर हो जाएगा, हमारे अंदर डिजीज सेट हो गई है, तो उसके कुछ दिनों के बाद क्या करते हैं, हमारी बॉडी खुद ब खुद एंटीबॉडीज बनाती है किसी भी डिजीज के नतीजे में। जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो काम तो करेगा, चाहे वो फुल्ली काम ना कर पाए, डिजीज को वो क्योर ना करा पाए खुद से, लेकिन फाइट तो करता है हमारा इम्यून सिस्टम। जब इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है तो क्या होता है, एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं। और ये जो लिशमैनिन या मोंटेनेग्रो टेस्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी स्टेटस को बताता है। जैसे हम लोग इससे पहले मॉन्टूक्स टेस्ट करा रहे थे, हाँ, या अर्ली रिएक्शन था तो फर्नांडीज रिएक्शन कर रहे थे ना लेप्रोसी में, तो मॉन्टूक्स टेस्ट हुआ या लेप्रोसी का फर्नांडीज टेस्ट हुआ, उसी की तरीके से ये लिशमैनिन या मोंटेनेग्रो टेस्ट हुआ। इम्यूनिटी स्टेटस चेक करता है, सिर्फ ये देखता है कि बॉडी एक्सपोज हुई है कि नहीं इन्फेक्शन से। अगर एक्सपोजर हो चुका है, यानी हमारे अंदर क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंट्री ले ली है। अब अगर हमारा डिफेंस सिस्टम अच्छा था, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा था, तो वो हो सकता है कि खुद ही वो रिकवरी भी करा ले जाए। लेकिन अगर रिकवरी भी हो रही है तो एंटीबॉडीज तो बनेंगी उसके खिलाफ। डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है हमारा, एंटीबॉडीज ही तो बनाता है, तो एंटीबॉडीज इसमें मिलेंगी। दूसरी चीज कैसे बताता है, ये इंड्यूरेशन चेक करते हैं, उसमें भी इंड्यूरेशन चेक कर रहे थे मॉन्टोक्स टेस्ट में भी। आफ्टर 48 to 72 आवर्स करस्पॉन्ड कर रहा है। देखिए फर्नांडिस रिएक्शन की बात कर लीजिए, मॉन्टोक्स रिएक्शन की बात कर लीजिए, या ये सब के सब क्या हुआ, फर्नांडिस 48 आवर्स के बाद हम देखते थे
मॉन्टूक 72 आवर्स के बाद, और ये 2 से 3 दिनों के अंदर कभी भी आप एग्जामिन अगर इन ड्यूरेशन मोर देन 5 mm का आ रहा है, दैट मीन्स की बॉडी इज एक्सपोज टू लिशमैनिया डोनोवानी या काला आजार का इन्फेक्शन हमारे अंदर सेट हो चुका है। और लेस देन 5 mm का इन ड्यूरेशन है तो निगेटिव, डिजीज का एक्सपोजर नहीं हुआ है। तो नाम सिर्फ याद रखने, ये जो टेस्ट है ज्यादातर टेस्ट, अल्डिहाइड टेस्ट ऑफ नेपियर, एलाइजा, RK39 डिपिस्टिक टेस्ट या लिशमैनिन मोंटेनेग्रो टेस्ट, ये नाम याद रखिए। हो सकता है कि मोंटेनेग्रो टेस्ट सिर्फ लिख के दे दे कि किस डिजीज के लिए होता है, या अल्डिहाइड टेस्ट ऑफ नेपियर, ऐसे तो नाम में नेपियर लगा हुआ है, नेपियर कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में है, अब वहां थोड़ी नहीं हो रहा है, बस ये नाम दे दिया गया। तो ये हमारे जहन में कहीं ना कहीं ये होना चाहिए कि हाँ ये टेस्ट किस डिजीज के लिए यूज होता था। सर ये टेस्ट सारे जरूरी याद करना। जी, सर ये जो टेस्ट है इसके लिए ये सारे जरूरी है याद करने, या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए मतलब कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट पर्टिकुलर। ऑफ व्यू से क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा नहीं कर मैं कह रहा कि आएगा ही, लेकिन क्या है कि हमें देखना है। हो सकता है कि हमसे सिर्फ क्वेश्चन में यही, एग्जामिनर को कोई भरोसा तो रहता नहीं, वो क्वेश्चन में ये पूछे भाई RK39 डिपिस्टिक टेस्ट किस यस डिजीज सर। के लिए यूज होता है, या वो जी पूछे जी। मोंटेनेग्रो टेस्ट किससे रिलेटेड है। अब रिलेशन ही तो खाली पूछा जा रहा है, तो कम से कम हमारे ध्यान में ये तो होना चाहिए कि हाँ ये टेस्ट जो है फला डिजीज में था। हम्म। वो हमसे सर प्रोसीजर नहीं पूछेगा तो कभी भी। आधे होते ना पर्टिकुलर टेस्ट लाइक इसके लिए नेपर्स एल्डिहाइड या RK39 इज हाँ, वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट। तो जी, ज्यादा मैं बोल रही हूँ मतलब जो हमारे दिमाग से बिल्कुल छूटे ना कोई टेस्ट, तो सिर्फ वो ज्यादा हाँ, पर्टिकुलर जिसपे हम ज्यादा सिट्रस करें। इसमें तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट ये है मोंटेनेग्रो टेस्ट, लिशमैनिन या मोंटेनेग्रो टेस्ट। अक्सर ये पूछा जाता है कि जो लिशमैनिन टेस्ट है या मोंटेनेग्रो टेस्ट है वो क्या बताता है। एक तो नंबर एक चीज बात ये है कि इसमें जो नंबर एक बात है वो इम्यूनिटी स्टेटस बताता है, सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरी चीज ये किससे रिलेट करता है, अगर हम रिलेट की बात करें तो मॉन्टूक्स टेस्ट है, सेम यही प्रोसीजर है उसका भी। और हमने जी जब लेप्रोसी पढ़ी थी तो उसमें फर्नांडीज रिएक्शन एक था, अर्ली रिएक्शन की बात हो रही थी लेप्रोमिन टेस्ट में, तो वो फर्नांडीज रिएक्शन था, वो भी सेम इसी तरीके से था। बल्कि आप याद रखिए 72 आवर्स पे मॉन्टुक्स को करते थे एग्जामिन, और 48 आवर्स के बाद जो रीडिंग हम चेक करते थे वो फर्नांडीज रिएक्शन की, और इन्हीं दोनों का मिला जुला के क्या है 48 to 72 आवर्स मोंटेनेग्रो टेस्ट देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाता है लिशमैनियासिस के लिए। बाकी नाम तो याद ही रहने चाहिए। ओके सर। इसका हाँ, इसका ट्रीटमेंट देखिए, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। काला आजार का कोई स्पेसिफिक, मल्टीपल ड्रग्स यूज होती हैं, उसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर में। सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट, ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट। काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर में यही इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अलावा कीटोकोनाजोल है, एम्फोटेरेसिन बी है, या एलोपेरिनॉल है, और भी बहुत, कम से कम 15 ड्रग्स के नाम होंगे बुक में जो इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस है वो यही है, सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट। अब लास्ट है हमारा टॉपिक, रेबीज। रेबीज के बारे में तो शायद ज़्यादातर लोग जानते होंगे। ये अकेली ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ है मैन के लिए जो हमेशा फैटल होती है, रेबीज। ओनली कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ मैन काइंड दैट इज ऑलवेज फैटल, हाईली फैटल डिजीज है, और ख़ास तौर से ये इन्वॉल्व करती है किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। रेबीज जो है, इसका जो वायरस है वो आफ्टर बाइट, जो वो पेरिफेरी से, मान लीजिए पैर में अगर बाइट किया है, वहां से ये असेंड करता हुआ जाता है, सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग की तरफ जाता है, वहां से फिर वापस ये जितने भी बॉडी के नर्वस सिस्टम है सबको अटैक करता है, कुछ नहीं छोड़ता, ये चाहे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक कोई सा भी नर्वस सिस्टम हो सबको ये इन्वॉल्व करता है, इसका वायरस रेबीज का। पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, RNA वायरस है जिसका नाम है लिस्सा वायरस। लिस्सा वायरस टाइप 1 RNA वायरस है। अब बुलेट शेप बताया, इसका लिखा जाता है बुलेट शेप्ड वायरस।
इसकी शेप का भी जिक्र है, बुलेट शेप्ड आरएनए वायरस, लिस्सा वायरस टाइप 1, इसका क्या काजेटिव एजेंट है। और रेबीज के बारे में कहा जाता है कि रेबीज इज ए डेड एंड इन्फेक्शन इन ह्यूमन। मैंने इस पे एक बार बात की थी, मैंने कहा था डेड एंड तो है, लेकिन मैन टू मैन इसका ट्रांसमिशन पॉसिबल है, होता है, हो सकता है। बुक में भी लिखा हुआ है रेयर बट पॉसिबल मैन टू मैन ट्रांसमिशन। तो वहां अगर उस चीज को अगर हम ध्यान में रखें तो फिर डेड एंड नहीं हो सकता। लेकिन नॉर्मली क्या है, नहीं होता है, आमतौर से ह्यूमन को ट्रांसमिशन नहीं होता है। बट एक बार अगर मैन इन्फेक्टेड हो गया, अगर वो बाइट, सलीवा है उसका, उसके सलाइवा में ही तो होते हैं ये वायरस, उसने अगर किसी को बाइट कर लिया गलती से भी, तो क्या हुआ, वो इन्फेक्शन फैला देता है। तो रेयरिटी तो है लेकिन पॉसिबिलिटी भी वहां पे मौजूद है। बट अगर हम अकॉर्डिंग टू बुक चले तो इट इज अ डेड एंड इन्फेक्शन इन ह्यूमंस। इसके दो पैथोग्नोमिक फीचर्स बताए गए, आपको याद हो अगर, तो एक टर्म बहुत अक्सर 2-3 बार एग्जाम में भी आ चुका है ऑल इंडिया लेवल पे हमारे एमडी के, कि नेगरी बॉडीज किस में पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन आता है ना, यस सर। यस सर। नेगरी बॉडीज ओनली न्यूरॉन्स में बनती हैं ये, हाँ, और ये इसी में पाई जाती हैं रेबीज में। दूसरी चीज, इसका जो पैथोग्नोमिक फीचर एक और, ये तो मान लीजिए पैथोलॉजी के एतबार से, ताकि आफ्टर डेथ हम उसका एग्जामिन कर रहे हैं ब्रेन को, वहां पे ये मिला, या किसी तरीके से एस्पिरेट कर लिया तब मिला नेगरी बॉडीज। लेकिन अगर इन जनरल बात करें, किसी को अगर डिजीज सेट हो गई रेबीज की, तो क्या देखकर हम बता देंगे कि हाँ इसको रेबीज हो गई होगी? सबसे पहली बात तो हाइड्रोफोबिया। हिस्ट्री, हाँ हाइड्रोफोबिया है, ये इसका पैथोग्नोमिक है। लेकिन उससे पहले हमें इस चीज़ की हिस्ट्री होनी चाहिए हमारे पास, कि हाँ इसको किसी एनिमल ने बाइट किया है, एनिमल ने बाइट किया, उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए। हाइड्रोफोबिया एंड नेगरी बॉडीज, ये दोनों इसके क्या है, पैथोग्नोमिक है, ये याद रखिएगा। इंक्यूबेशन पीरियड 4 days to many years, बहुत साल तक, फिक्स्ड इंक्यूबेशन पीरियड नहीं है इसका, वेरिएबल बताया जाता है। ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो 3 to 8 weeks याद कर लीजिएगा, वैसे वेरिएबल होता है, स्पेसिफिक नहीं है इसका। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन एनिमल बाइट, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एनिमल बाइट। अब डॉग, और उसमें भी डॉग, कुत्ते, सबसे कॉमन जो रेबीज फैलाने वाले एनिमल की बात करें तो उसमें कुत्तों का नाम सबसे ऊपर आता है। इसके अलावा मंकीज हैं, कैट्स है, काऊ, गोट, शीप, किसी से भी हो सकता है एक्सेप्ट रैट बाइट। रैट बाइट से नहीं हो सकता, और ह्यूमन बाइट भी यहाँ पे जिक्र है, लेकिन अभी नीचे मैं दिखा रहा हूँ क्यों ह्यूमन बाइट से क्यों फैल सकता है। पर्सन टू पर्सन रेयर बट पॉसिबल। लेकिन ऐसे एक्सेप्शन की जब बात आती है तो रेड बाइट एंड, क्योंकि ह्यूमंस नॉर्मली एक बार अगर डिजीज हो गई तो उनको आइसोलेट कर दिया जाता है, उनके पास कोई जाता भी नहीं है। तो और आज तक अभी तक रेबीज के जितने भी केसेस हुए पूरे दुनिया में, सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जो रेबीज के इन्फेक्शन से क्योर हो पाए, अदरवाइज ये फैटल है, हमेशा डेथ विद इन 2 to 5 days डेथ होनी ही होनी है, एक बार रेबीज अगर सेट हो गई तो। 3 लोग अब तक सिर्फ बचे हैं, वो बड़े खुशनसीब लोग हैं जो रेबीज के इन्फेक्शन होने के बावजूद भी बच गए। अब मान लीजिए कहीं स्किन में एब्रेजन था, वुंड था, अब वहां पे इन्फेक्शन बाइट से नहीं फैल रहा बल्कि लिक से। अक्सर ना जानवरों की आदत होती है लिक करना, अगर पालतू जानवर हैं खास तौर से, तो उन्होंने लिक किया और ऑलरेडी वो इन्फेक्टेड थे, तो उस एब्रेजन से, उस वुंड के जरिए भी वायरस जो है बॉडी में जा सकता है। एरोसॉल्स, अगर रेबीज इन्फेक्टेड बैट्स हैं, उनके एरोसॉल से, सिर्फ रेबीज इन्फेक्टेड बैट्स, पर्सन टू पर्सन रेयर बट पॉसिबल ट्रांसमिशन हो सकता है। इसके अलावा कार्नियल या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अगर हो रहा है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, हो सकता है कि वो दूसरे को भी हो जाए, ये सब रेयर हैं। मोस्ट कॉमन एनिमल बाइट, उसमें भी डॉग बाइट इज मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब जो इसमें रेबीज फ्री जोन, एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो वाटर होता है, वाटर, पानी, ये सबसे अच्छा बैरियर है रेबीज को रोकने के लिए। सबसे अच्छा बैरियर क्या है, वाटर। अब ऐसे तमाम सर कंट्रीज, जी सर एनिमल बाइट में रैबिट नहीं आ सकता है? बिल्कुल आएगा, एक्सेप्ट रैट बाइट। मैंने कहा अब इतने सारे नाम लिख दिए मैंने, कुछ नाम छूट भी गए होंगे। जी सर। मैं कह रहा हूँ ना, शीप, गोट, काउज, किसी से भी हो सकता है, एक्सेप्ट रैट बाइट एंड ह्यूमन बाइट का नाम दिया है यहाँ पे। एक्सेप्शन में रैट बाइट को ही याद रखिएगा, बाकी तो रैबिट्स हैं, कुछ भी हैं।
किसी से भी जो इन्फेक्शन है। लेकिन अब इन तमाम एनिमल्स में भी अगर हम बात करें तो डॉग बाइट सबसे ऊपर है। आमतौर से हम यही सुनते हैं ना, कुत्तों ने काट लिया, कुत्तों में रेबीज। इनमें सबसे कॉमन इंसिडेंस होता है। वाटर जो होता है ये सबसे एफिशिएंट, सबसे अच्छा बैरियर है इस डिजीज के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। ऐसे तमाम कंट्रीज जिनकी जो जो मतलब चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, साइप्रस है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज, जापान है। इंडिया में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये सब क्या है, ये रेबीज फ्री जोन है। रेबीज फ्री है, यहाँ पे रेबीज के कोई भी केस नहीं मिल रहे हैं। और रेबीज फ्री एरिया उसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, जहाँ पर पिछले 2 साल से एक भी रेबीज का केस नहीं आया है, वो रेबीज फ्री एरिया है। और वाटर सबसे अच्छा बैरियर होता है रेबीज के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। उसके क्लिनिकल फीचर्स में देखिए, कुत्ते ने अगर काट लिया, मान लीजिए मैं कुत्तों का एग्जांपल दे रहा हूँ, कुत्ते ने काट लिया और वो इन्फेक्टेड था, कुत्ता क्या था, इन्फेक्टेड था। तो शुरू में एक फीचर की बात बताई थी, शुरू में ही मैंने, प्रोड्रोमल सिम्टम्स कहते हैं। प्रोड्रोमल सिम्टम्स ऐसे सिम्टम्स हैं जिसे किसी डिजीज की आप डायग्नोसिस नहीं कर सकते। इन जनरल वो होता ही रहता है, लाइक हेडेक है, मैलेज है, सोर थ्रोट है, लो ग्रेड फीवर है। अब इनसे हम किसी स्पेसिफिक डिजीज की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे, उसको हम कहते हैं प्रोड्रोमल सिम्टम्स। 2 से 4 दिनों तक, 3 से 5 दिनों तक ये सिम्टम्स आते हैं। हेडेक, सोर थ्रोट, लो ग्रेड फीवर, ये सब प्रोड्रोमल सिम्टम्स हैं। और इसी प्रोड्रोमल सिम्टम्स के बीच 2 से 5 दिनों के अंदर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स या मोस्ट ऑफ द पर्सन जिनको कुत्ते ने या किसी जानवर ने बाइट किया था, जिसको रेबीज थी, वो जो साइट ऑफ द बाइट है वहां पे पेन एंड टिंगलिंग बताते हैं। साइट ऑफ बाइट पे पेन एंड टिंगलिंग। और ये खास पहचान है, ये देखिए ये स्पेसिफिक हो गया। पेन एंड टिंगलिंग क्या होगी, जहाँ पे काटा था, जहाँ पे बाइट थी, वहां पे सिर्फ उसी जगह पे वो बताएंगे कि यहाँ पे टिंगलिंग हो रही है, पेन हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या हुआ, ये स्पेसिफिक फीचर हो गया इसी का। इसके बाद अब 2 से 5 दिन गुजर गया, इसके बाद अब स्पेसिफिक फीचर्स डेवलप होना शुरू होते हैं। जैसे ही वायरस वापस से पूरे नर्वस सिस्टम को अटैक करना शुरू करता है, तो जितने भी नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं वहाँ एक्साइटमेंट होगा, स्टिमुलेशन होगा सबसे ज़्यादा। खास तौर से पेशेंट जो अब होगा वो इरिटेटेड हो जाता है, बहुत जल्दी इरिटेट होने लगता है। ब्राइट लाइट है, इवन अगर हवा का झोंका भी उसको लग जाए ना तो वो इरिटेट होने लगता है। नॉइज है, तो एयर का अगर झोंका, उसको एरोफोबिया। कुछ जगह पे ये भी कहा गया है कि इसके पैथोग्नोमिक फीचर्स में एरोफोबिया भी है, बट हाइड्रोफोबिया इसका पैथोग्नोमिक है, एरोफोबिया नहीं है। हाँ, लेकिन इन सब से वो क्या होता है, इरिटेट होने लगता है। और कुछ कुछ दिनों के बाद ऐसा भी होता है कि इतना ज्यादा उसको स्टिमुलेशन होने लगता है कि इवन अगर टैप वाटर, पानी के सिर्फ गिरने की आवाज उसके कान तक पहुंच जाए, तो उसकी जो खास तौर से डिग्लूटेशन की मसल्स हैं उसमें स्पाज्म इतना ज्यादा डेवलप हो जाता है, कभी कभी सिर्फ उसी स्पाज्म से ही पेशेंट की डेथ हो जाती है। जो निगलने वाली हमारी तमाम मसल्स हैं उसमें इतना ज्यादा स्पाज्म होने लगता है कि सिर्फ स्पाज्म से ही उसकी डेथ हो जाती है लेटर स्टेज में। अब पेशेंट को ऐसी कंडीशन में, अब किसी को अगर रेबीज हो गई तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं, एक चीज ट्रीटमेंट में पहले देख लीजिए, कोई इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है रेबीज का, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। आइसोलेट कर देते हैं किसी को, रेबीज अगर हो गई है, कुत्ते ने काटा है, तो उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइसोलेट कर देंगे। एक उसको डार्क रूम में रखते हैं जहाँ पे ना नॉइज हो, ना लाइट हो, ना और किसी तरीके का कोई भी शोर शराबा हो, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। आइसोलेट कर देते हैं पेशेंट को। दूसरी चीज़, ज़्यादातर उनको सिडेटिव्स का यूज़, मॉर्फिन सबसे अच्छी सिडेटिव्स में यूज़ होती थी ना, मॉर्फिन का इंजेक्शन कंटिन्यू उसको सिडेटिव्स देते रहिए, क्योंकि पेन से भी उसे आराम मिलेगा। एक तो वो सोता रहेगा तो जाहिर सी बात है उसको डिस्टरबेंस नहीं होगा, पेन नहीं होगा, परेशान कम होगा।
और कोशिश ये करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको हाइड्रेट रखा जाए, क्योंकि एक तो पानी से उसको वैसे ही दिक्कत है, पानी लेगा ही नहीं। तो हाइड्रेशन और डायरेसिस का खास तौर से ख्याल रखना। और फिर इंटेंसिव केयर में क्या, पेशेंट को सपोर्टिव केयर मिलना चाहिए, कार्डियक सपोर्ट मिलना चाहिए, रेस्पिरेटरी सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद हमने ये सब कर लिया, उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है। विद इन 4 to 5 डेज पेशेंट की डेथ हो जानी है अगर रेबीज सेट हो गई। अब कुत्ते ने काटा है, मान लीजिए हो सकता है कि कुत्ते ने अगर काटा है या किसी और जानवर ने काटा है, तो जहाँ पे जख्म है सबसे पहले उसको काम ये करना है कि उसका लोकल वुंड का ट्रीटमेंट हमें करना है। सबसे पहले उसकी सफाई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, कि सबसे पहले उसको साफ रखना है, हमको सफाई करनी है जितना ज़्यादा हो सके। पानी से और साबुन से उसको धुलना है 5 से 10 मिनट तक कंटिन्यू। सुचरिंग रिकमेंडेड नहीं है। उस जख्म को अगर मान लीजिए गहरा जख्म है, फाड़ दिया है स्किन को, तो कोई ये कहे कि सूचर लगा दीजिए, नहीं, नॉट रिकमेंडेड, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर हमने सूचरिंग नहीं की तो जख्म सही नहीं हो पाएगा जल्दी से, तो आफ्टर 20 to 48 आवर्स, 24 से 48 घंटे के बाद उसकी सुचरिंग कर सकते हैं। 24 घंटे तक सुचरिंग नहीं, जख्म को एकदम ओपन रहना, वुंड को ओपन रखना है। कोशिश करनी है कि उसको प्लेंटी ऑफ सोप एंड रनिंग वाटर 5 to 10 मिनट्स के उससे लगातार उसको धुलना है हमको। उसके बाद एंटी रेबीज सीरम देते हैं, एंटी रेबीज सीरम देते हैं उसको। लेकिन सीरम देने से पहले, क्योंकि सीरम से सबसे बड़े जो ड्रॉबैक होता है वो सीरम सिकनेस होती है, तो सेंसिटिविटी टेस्टिंग करना ज़रूरी हो जाता है। और उस एनिमल को जिसने काटा है उसको 10 डेज तक सर्विलांस पे रखना है, ऑब्जर्व करना है। अगर जिस जानवर ने काटा है उसकी 10 दिनों के अंदर अंदर डेथ हो गई, दैट मीन्स क्या था, वो इन्फेक्टेड था, उसको रेबीज थी। और अगर 10 दिनों तक वो अलाइव है, जिंदा है, तो फिर खतरे की कोई बात नहीं है, हमने ऑलरेडी एंटी रेबीज सीरम वगैरह दे दिया था। इंडिया में जो वैक्सीन यूज होती हैं खास तौर से 2 तरीके के होते हैं, सेल कल्चर वैक्सीन एंड प्योरीफाइड डक एम्ब्रियो वैक्सीन है रेबीज की। अब ये मल्टीपल नेम्स हैं उसके, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन है, प्योरीफाइड चिक एम्ब्रियो है, प्योरीफाइड वेरो सेल रेबीज वैक्सीन है, या प्योरीफाइड डक एम्ब्रियो वैक्सीन है। ये सब इसके वैक्सीन के अलग अलग वेरिएंट हैं, अलग अलग नाम है। अब आइए, जो प्रोफाइलैक्सिस हम करते हैं एक्सपोजर के बाद और एक्सपोजर से पहले, 2 तरीके की इसकी प्रोफाइलैक्सिस होती है, जो वैक्सीन प्रोफाइलैक्सिस इसकी की जाती है। पोस्ट एक्सपोजर इंट्रामस्कुलर एक होती है, एक पोस्ट एक्सपोजर इंट्राडर्मल, ये 2 कॉमन है। और ये यहीं से कभी कभी हो सकता है मे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो जो पोस्ट एक्सपोजर इंट्रामस्कुलर है, इसको हम कहते हैं ईसेन रेजिमेन, ईसेन रेजिमेन। इसका जो डोज है 1 1 1 5 डोज है, डे 0 3 7 14 एंड 28, बीच में कोई गैप नहीं। मतलब जिस दिन आया उस दिन, उसके तीसरे दिन, 7वें दिन, फिर 14वें दिन और 28वें दिन, 5 इसकी डोज है कंटिन्यूअस। उसको ईसन रेजिमेंट कहते हैं। पोस्ट एक्सपोजर इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर में कहाँ पे देते हैं हम, डेल्टॉइड में देते हैं, बटक पे नहीं देते, डेल्टॉइड पे देते हैं। और फॉर कन्वीनियंस राइट डेल्टॉइड पे इसको दिया जाता है। इसके बाद आता है पोस्ट एक्सपोजर इंट्राडर्मल। अब ये इंट्राडर्मल है, इसको अपडेटेड थाई क्रॉस रिजीम बोलते हैं, अपडेटेड थाई क्रॉस रिजीम। डे 0 3 7 14 वाला नहीं है अब इसमें, डायरेक्ट 28 डेज पे देते हैं। बस यही दोनों याद रखिएगा। पोस्ट एक्सपोजर इंट्रामस्कुलर ईसन रेजिमेन यूज होता है 0 3 7 14 28 पे, एंड पोस्ट एक्सपोजर इंट्राडर्मल थाई रेड क्रॉस रिजिम है, ये डे 0 3 7 और 28 पे यूज होती है। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सीरम जो बनता है एंटी रेबीज का, जो सीरम है, एक तो हार्स एंटी रेबीज सीरम है, हार्स से बनता है। हम्म, इसको क्या करते हैं, 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी देते हैं 0 डे पे, पहले दिन। वही जब वुंड को हम क्लीन कर रहे थे उसके बाद 50% तो वुंड में ही दे देते हैं, और 50% आईएम दे दिया जाता है, हार्स का एंटी रेबीज सीरम। और जब भी सीरम की बात आए ना, एक चीज़ याद रखिएगा, मोस्ट कॉमनली जितने भी सीरम्स होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं वो हार्सेस से बनाए जाते हैं, मतलब उनको हार्सेस से निकाला जाता है।
ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोफाइलेक्सिस के लिए ये भी यूज हो रहा है 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी। अब ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन है, दैट मीन्स ये क्या हो, ये स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन है। ज्यादातर वुंड में देते हैं, कुछ ग्लूटियल रीजन पे। कंसंट्रेशन 150 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल होना चाहिए जब ग्लूटियल रीजन पे दिया जाता है। अब जो पर्सन एंटी रेबीज ट्रीटमेंट पे है, उसको मान लीजिए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस चल रही है, इंट्रामस्कुलर वाली हम दे रहे हैं या इंट्राडर्मल दे रहे हैं, तो उसको 1 मंथ तक, ट्रीटमेंट के आफ्टर 1 मंथ उसको अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है। ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा मेहनत वाले काम भी नहीं करने हैं, ना तो उसको दिमागी तौर पे ना तो फिजिकली उसको मेहनत का काम बिल्कुल नहीं करना है। और कोई भी इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी है, कार्टिकोस्टेरॉइड्स है या दूसरी कोई थेरेपी ले रहा है जिससे इम्यून सिस्टम सप्रेस हो सकता है, तो उसको भी अवॉइड करना है, नहीं लेना है। जो हम वैक्सीन्स देते हैं, चाहे प्यूरिफाइड डक एम्ब्रियो वैक्सीन हो या सेल कल्चर हो, उनको डेल्टॉइड पे दिया जाता है। ये बात बताई, डेल्टॉइड पे देना है, बटक रीजन पे नहीं देना है। अब ये देखिए, जो कॉन्टैक्ट है एक्सपोजर या रिकमेंडेड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस जो हम करते हैं, कैसे कब करना है कब नहीं करना है, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। कैटेगरी 1 है, अगर हम जानवर को टच कर रहे हैं या उसको फीड कर रहे हैं या उसने हमारी इंटैक्ट स्किन पे लिक कर लिया है, हम्म, तो उससे क्या हुआ, स्किन इंटैक्ट थी, टच करने से नहीं फैलता, ये स्किन इंटैक्ट हमेशा स्किन ऑकुलेशन से मोस्ट कॉमन इसका बाइट करेगा, या एब्रेडेड स्किन हो, वुंड हो, कहीं पे जहाँ पे भी ब्रीच ऑफ कंटिन्यूटी स्किन की है वहीं से इसका मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो अगर ऐसी कंडीशन है, कैटेगरी 1 है, तो कोई भी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस नहीं करनी है। कैटेगरी 2 में आता है, अगर अनकवर्ड स्किन थी जहाँ पे माइनर स्क्रैचेस थे या एब्रेजन्स थे, भले ब्लीड ना हो रही हो वहाँ पे, तो ऐसी जगहों पे हमको वुंड का मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट ऑफ द वुंड में जो अभी बताया है, इसके अलावा एंटी रेबीज वैक्सीन देनी है। थर्ड में है, अगर एक भी बाइट हो गई, मल्टीपल बाइट है या सिंगल बाइट है या स्क्रैच कर दिया, सिर्फ हल्का सा स्क्रैच था, स्किन क्या हुई, ब्रेक हो गई, टीयर हो गए, तो ऐसे में वुंड मैनेजमेंट भी करना है, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी देनी है एंड एंटी रेबीज वैक्सीन। ये तीनों काम करने हैं इसमें कैटेगरी 3 में। कैटेगरी 1 की बात करें तो कुछ नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। कैटेगरी 2 में वुंड मैनेजमेंट एंड